Already, I said in the last video that we are going to have the discussion classes also. Okay. But here you must have to know the discussion classes will have solid questions, important questions that may strike in your TRE 4 एग्जामिनेशन. हम लोग जो डिस्कशन क्लासेस करवाएंगे उसमें कोशिश यही होगी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका वेटेज हाई हो वैसे वैसे क्वेश्चंस का चुनाव करें और वैसे वैसे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करवाएंगे. आज वही सब क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और ये पार्ट बाय पार्ट चलेगी. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. TRE 1, 2, 3 जिस तरह से क्वेश्चंस आई है, हो सकता है TRE 4 में वैसा क्वेश्चन ना होकर कुछ हार्ड क्वेश्चन, गेट लेवल का क्वेश्चंस भी हो सकता है. तो वैसे वैसे क्वेश्चन का समावेश इस डिस्कशन क्लास में होगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या है? Which of the following is an invalid IP4 address? जब IP4 तो IP6 भी आप समझ जाइए. IP6 समझ रहे हैं तो मैक भी समझ जाइए. IP4 IP6 और मैक एड्रेस. IP4 जो हमारा कितने बीट का होता था? 32 बीट का. IP6 कितने बीट का रहता था? होता है 128 बीट का. मैक कितना होता है? 48 बीट. ये सब चीज पढ़ना होगा आपको. ठीक है, क्वेश्चंस यहां से भी बन सकती है, तो ये सब आपको समझना है. ठीक है, हो सकता है कि इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ दी जाए, मैक पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए. आपको मालूम है ये हमारा क्या है? लॉजिकल आईपी एड्रेस. ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, यानी कि जो वैलिड नहीं है. अब इसको वैलिड और इनवैलिड कैसे आप समझिएगा? जब भी आईपी का रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 255. हर एक डॉट के बीच में जो आपका नंबर जो फ्लैश हो रहा है इसका जो रेंज होता है वो हमारा 0 से 255 होता है. अब यहां पे देखिए, हर एक पार्ट को आप देख लीजिए, ये हमारा इसके बीच लाई कर रहा है. और ये भी ध्यान रखना है कि IP4 हमारा 32 बीट का, यानी कि 4 पार्ट है. ठीक है, अगर 5 पार्ट दे दे तो वो भी इनवैलिड मेरे लिए हो जाएगा. तो यहां देखिए 0 से 255 ये लाइक कर रहा है, ये भी लाइक कर रहा है, ये भी लाइक कर रहा है, ये भी लाइक कर रहा है. इस रेंज में 4 पार्ट का है, सही है. यहां देख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बीपीएससी TRE 4 एग्जाम में क्या होगा? वो होगा ये मोर. यही सबसे बड़ा. स्टेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर यहां आपको मोर में हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो वैसा स्थिति में आपको दोनों टिक नहीं लगाना, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ड है, इसमें एक ही लगाना है. ठीक है, अब यहां देखिए 225 इस रेंज में आ रहा है, ये इस रेंज से बाहर आ गया तो ये मेरा ऑड हो गया. तो इसको देखना ही नहीं, ये तो है रेंज में, पर ये गलत हो गया, तो यानी कि ये गलत है. 225 इस रेंज में आ रहा है, 254 भी इस रेंज में आ रहा है,
ये सब इस रेंज में, यानी कि ये भी मेरा सही है। तो यहां रहा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन इनवैलिड है। IP4 इनवैलिड आपका ये है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और बी तो मेरा ऑलरेडी वैलिड है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन आता ही है, ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, यानी कि हमारा जो बाइनरी दिया गया है, हमको बाइनरी से हेक्सा, देखिए जब भी बाइनरी से हेक्साडेसिमल कीजिएगा तो वहां 4 डिजिट को लेके चलिएगा, ठीक है। जब हमारा ऑक्टल होगा तो टी, क्यों, 2⁻3 2⁻4, ठीक है। तो इसी के अनुसार से हमको चुनाव करना होगा। तो इस नंबर को पहले मैं उतार दूं, 11011110111, यही मेरा बाइनरी है। मुझे इसको हेक्साडेसिमल में लेके चलना है, तो हेक्साडेसिमल के लिए 4 4 अब इसको देखिए, ये क्या हो गया, 1 2 4 8, 1 2 3 3 और 8 9 10 11, ये 11 है। इसको देखिए, 1 2 4 8, तो 8 4 12 13 14, 1 2 4 8, 1 4 1 5 5 5 10 11 12 13, यही है ना मेरा। और हमको इसको हेक्साडेसिमल में है, 11 का हेक्साडेसिमल क्या होता है आपको मालूम होगा, 10 जो होता है वो हमारा ए को इंडिकेट करता है, 11 मेरा बी को इंडिकेट करता है, 12 मेरा सी को, 13 मेरा डी को, 14 मेरा ई को, 15 मेरा एफ को, यही है ना। अब इसी के अनुसार से हमको फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। तो यहां 11 किसको दर्शा रहा है, 11 किसको दर्शा रहा है, बी को। 14 किसको दर्शा रहा है, ई को। 13 किसको दर्शा रहा है, डी को। ये मेरा हेक्साडेसिमल में कौन सा आंसर हो गया, DEB, ठीक है। यही मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट 5 बिट्स, ओके, 5 बिट्स अनसाइंड नंबर। यहां पे हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला का यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, 2n-1। व्हाट इज द फॉर्मूला, 2n-1, यही मेरा फॉर्मूला है। यहां पे 5 बिट का जिक्र यहां हो रहा है, तो क्या हो गया, n का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 5 हो गया। 2⁵ क्या हो गया, 32 हो गया। 32 माइनस 1 क्या हो गया, 31। तो हमारा आंसर क्या है, 31। दिस इज द राइट आंसर, 30 नहीं, 33 नहीं, हमारा आंसर क्या है, 31। नेक्स्ट, गिवन दैट f इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, देन f कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब भी f कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, यूजिंग लॉ।
अब यहां पे क्या बोल रहा है, जब भी कॉम्प्लीमेंट हम जब करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एफ बार, एफ है तो एफ बार हो गया, एफ बार इक्वल टू क्या हो गया, ए बार बी प्लस बी बार सी, यही ना हुआ, यही ना हुआ। अब इसको हमको किसमें करना है, यूजिंग द डिमॉर्गन्स लॉज के अनुसार से ये मेरा क्या हो जाएगा, जब इसको डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी इंटू बी बार सी, यही हो जाएगा ना, ए बार बी इंटू बी बार सी और कॉम्प्लीमेंट यहां। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली हमको लेके चलना है। नाउ एक एक टर्म का इंडिविजुअल लेके चलना है, तो ए बार बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, और सॉरी वेट यहां पे साफ साफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली लेके चलना है, तो इंडिविजुअल जब लेके चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ठीक है। इसको लेके चलिए इंडिविजुअली, तो बी प्लस सी बार, यही है ना, ए प्लस बी बार प्लस इंटू बी प्लस सी बार, यही मेरा हो गया आंसर। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा और क्या आंसर आना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी बार, हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, बाकी मेरा सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, अ लिंक हैज बैंडविड्थ ऑफ 1 Mbps एंड propagation delay of 10 millisecond. What is the bandwidth delay? yes, प्रोडक्ट, यानी बीडीपी फॉर्मूला आप जानते होंगे, बीडीपी का क्या फॉर्मूला है, बीडीपी इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू प्रोपगेशन डिले, ठीक है। बैंडविड्थ यहां क्या है, 1 Mbps इंटू प्रोपगेशन डिले क्या है, 10 मिलीसेकेंड, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, इनटू, अब इसको हमको मिली सेकेंड में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.01, यही होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इंटू 0.01 क्या हो जाएगा, यही है, इंटू 0.01, ठीक है। इसको यहां पे 100 से कीजिए ना, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, मेरा आंसर यहां तक तो हट गया, यानी कि 1000, ठीक है। अब यहां आंसर देखिए, ये मेरा किस में आया, बिट में आया, पर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है नहीं, बिट में नहीं दीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए किलो बिट में, तो किलो बिट कितना हो जाएगा, इसको हटाइए, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 KB। व्हाट इज द आंसर, इसको बिट में आपको किलो बिट में कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, 1000 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 0 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 10 किलोबाइट। हमारा आंसर क्या हो गया, 10 किलोबाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द टेबल, एक टेबल है जिसका नाम है EMP, उसमें मेरा क्या है, 2 फील्ड है, कौन सा है,
एम्प्लॉय आईडी है और हमारा सैलरी है, दो चीज है ना। अब देखिए सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो काउंट सैलरी एम्प्लॉय क्या करता है, इसमें जितना भी आपका डेटाज होगा हर एक डेटाज को काउंट करेगा, जितना डेटा होगा उतना आंसर होगा। पर एक चीज ध्यान देना है, ये मत समझिए कि 3 4 1 2 3 4 5 6 है, हमारा आंसर 6 होगा। कोई ऐसा भी तो हो सकता है ब्लॉक जिसमें आपका डेटा क्या हो, नल हो, जिसमें डेटा आपका नल हो। तो जहां आपका डेटा नल का मतलब क्या है, ब्लैंक हो, तो वैसा स्थिति में काउंट जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसको इग्नोर करता है। काउंट ओनली नॉन नल वैल्यू, नॉन नल, जो भी आपका नॉन नल है उसी को लेगा, यानी कि जहां मेरा वैल्यू स्ट्राइक कर रहा है उसको काउंट करेगा, नल को इग्नोर करेगा। अब चलिए क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे बोल रहा है विच वैल्यूज आर काउंटेड, तो यहां पे कौन सा वैल्यूज हम बोले हैं ना, जो वैल्यूज नल है इग्नोर हो जाएगा और जहां वैल्यूज है उसको काउंट करेगा। तो चलिए ओनली नॉन नल सैलरीज, अभी हम बोल चुके हैं कि नल नहीं है तो नॉट नल, नॉट नल का मतलब डेटाज प्रेजेंट देयर, वैल्यूज प्रेजेंट देयर, दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड। तो ये तो मेरा सही हो गया। ऑल रोज, देखिए ऑल रोज कैसे होगा, हमारा नल होगा तो उस रोज, जैसे ये नल है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वैसा स्थिति में इस रो को काउंट होगा, नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। ओनली डिस्टिंक्ट सैलरी, डिस्टिंक्ट सैलरी का मतलब क्या है, अगर मेरा सैलरी 1200 है, 1200 है, यहां पे 1300 है, यहां पे 1100 है, तो ये कह रहा है कि क्या जब डिस्टिंक्ट लगेगा तो डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होगा, तो ऐसा स्थिति में डिस्टिंक्ट लगा के करते हैं तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1200 1200 एक काउंट होगा, सेम वैल्यू है एक ही काउंट होगा। डिस्टिंक्ट हम लगा रहे हैं ना, 1 2 3 आएगा, तो मेरा तो ये नहीं करता है, काउंट क्या करता है, सभी को काउंट करेगा, सिर्फ नल को नहीं काउंट करेगा। तो यहां पे तो मेरा 4 आएगा, तो डिस्टिंक्ट और 7 से 3 तो गलत हो गया ना, तो इसको गलत, यानी कि मेरा राइट आंसर हो गया ओनली नॉन नल सैलरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टू कॉम्प्लीमेंट, देखिए 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस वन, 0 1 1 0 1 0 0 1, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट्स क्या कहता है, रिवर्स इट, वेयर 1 there will be 0, where 0 there will be 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1 0, यही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एड 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1, this is my answer. Now check it with your options, 1 0 0 1 0 1 1, yes this one is right, 1 0 so these two are wrong, okay. Now what is the range of integers representable using 8-bit sign 2's complement, यहां पे आपको एक फॉर्मूला है जो है -2n-1, जो यहां से -2n-1 से ले जाएगा कहां तक, 2n-1 यही है ना इंटीजर का। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेबल यूजिंग 8-bit साइन 2's कॉम्प्लीमेंट, यही है। अब इसको फिट कीजिए, हम यहां n क्या है, 8 बीट, तो 8 बीट का मतलब 2 to the power 8, ठीक है, 2 to the power 8 -1, ये यहां से जाएगा 2 to the power
Yes, what is that? N minus 1. Here 8 minus, here 8 minus 1 minus 1, यही है ना? इस फॉर्मूला के अनुसार से देखिए 2 to the power 8 minus 1, that is 2 to the power 7. 2 to the power 7 minus 1. 2 to the power 7 क्या है? 101, 128. तो 128 से लेकर 128 माइनस क्या है? 1, यानी कि माइनस है ना, माइनस 128 टू 127. यहां कौन सा आंसर है? माइनस 128 टू, यस, प्लस 127. ठीक है, फॉर्मूला देखिए बहुत जगह आपको फॉर्मूला के अनुसार से चलना होगा. ठीक है, तो उसके अनुसार से आप आंसर पाइएगा. अच्छा, what f, which f is self dual? Self dual क्या है? Complement. Complement not of that f, complement of your, yes, variables also. तो यहां पे देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो f का f बार है, ठीक है, इंडिविजुअल लेके चला है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज राइट. एफ ए बी सी इक्वल टू एफ ए बार, दिस इज नॉट, बार इज नॉट देयर, इट इज रॉन्ग. एफ ए बी सी नॉट इक्वल टू एफ बार, दिस इज ऑलरेडी रॉन्ग. जस्ट इन वर्स ऑफ दिस वन इट इज ओके. सो 100% दिस विल बी रॉन्ग. इफ इट इज राइट, दिस वन विल बी रॉन्ग. सो सेल्फ ड्यूअल क्या होता है? एफ का अगर सेल्फ ड्यूअल निकालना है यहां पे ए बी सी का, तो एफ तो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होगा और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स पड़ा है उसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा. दैट इज कॉल्ड द सेल्फ ड्यूअल. अब विच ऑपरेशन इज यूज इन कन्वर्टिंग बाइनरी टू ग्रे? जब भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं बाइनरी से ग्रे, तो हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं ऑपरेशन का, और का या जॉर का. याद रखिएगा, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी जब भी कीजिएगा तो वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं वो जॉर. तो हमारा एंड नहीं होगा और नहीं होगा, जॉर होगा. ठीक है, जब भी बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी कीजिए, जिसमें कि क्या होता है, इटसेल्फ एमएसडी जो होता है, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसी को लेके आगे आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड टू बाइनरी. क्या है? 11011. जॉर के बारे में आपको ट्रुथ टेबल जानना होगा. जब हमारा सिग्नल अपोजिट होता है तो वैसा स्थिति में एक ऑन एक ऑफ होता है, तो मेरा सिग्नल हाई हो जाता है. अर्थात जब मेरा 0 1 होगा तो हाई हो जाएगा, 1 0 में हाई, और सेम सिग्नल में हमारा क्या हो जाता है? लो हो जाता है. ठीक है, तो उसी के अनुसार से ये यहां पे करना है हमको. तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये इटसेल्फ 1 हो गया. ठीक है, अब क्या है? इसका एक्सॉर 1 और 1 का एक्सॉर क्या होगा मेरा? 1 और 1 का एक्सॉर 0. 1 तो लिखा ही गया, 0. अब 0 और 0 का क्या होगा? 0. अब देखिए 0 और 1 का क्या हुआ? 1. अब इसका देखिए 1 1 का क्या हो गया? 0. ठीक है, तो 1 0 0 1 0 हो गया. पानी दीजिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां पे देखिए जॉर के बारे में पहले बता दिए. जॉर जानिए. ट्रुथ टेबल तो आप जब तक नहीं जानिएगा, जानते हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाइएगा. समझना है
तो ये सब चीज समझिए, ये सब फंडामेंटल टॉपिक्स है, इसी के अनुसार से हर एक चीज आपका बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहां जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हैं जॉर गेट से है। सबसे पहला जो बिट है उसको हम उतार दिए हैं और इसी को नेक्स्ट बिट से हम जॉर गेट लगाकर वैल्यूज प्राप्त किए हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, कन्वर्जन ऑफ ग्रे कोड टू बाइनरी। सो हियर यू सी द आंसर 10010, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर? देखिए कहीं पे कुछ ना कुछ तो आपको समझना होगा, टेक्निकल चीज अगर समझ जाइएगा तो स्वाभाविक है ये आंसर। ये सब चीज रटने का चीज नहीं है, स्पेशली न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम जो सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो वहां तो चाहे आपका डिमॉर्गन्स लॉ है, ये सब जो लॉज है, इसको जब तक याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। अब यहां पे समझिए, फिजिकली एग्जिस्ट का मतलब है कि वहां वो नहीं रहेगा हमेशा के लिए, कुछ क्षण के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी, यानी कि कुछ क्षण के लिए वो दिखेगा। तो आपको मालूम है बेस टेबल और वर्चुअल टेबल का कॉन्सेप्ट। बेस टेबल, दैट टेबल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर इन योर सिस्टम, इन योर हार्ड डिस्क, जब तक डिलीट नहीं वो वहां पड़ा रहेगा हार्ड डिस्क में। पर जब वर्चुअल टेबल का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम एक चीज बताते हैं, बीपीएससी का रिजल्ट, स्टेट का रिजल्ट आउट हुआ ना, आप अपना इंफॉर्मेशन भरकर जो रिजल्ट प्राप्त किए, वो रिजल्ट जो दिखा आपको साइट पे, वो कौन सा टेबल था? वो आपका वर्चुअल टेबल था। उसके द्वारा जो स्टेट का जो साइट था वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ डेटा का डिफरेंसेस नहीं हुआ, आप वहां से एक्सट्रैक्ट किए कुछ इंफॉर्मेशंस को अपनी सुविधा के अनुसार से। तो वैसा चीज जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द बेस टेबल, तो वैसा टेबल जो बनेगा वो हमारा कौन सा टेबल बनेगा? हमारा बनेगा वर्चुअल टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। बेस टेबल तो हमारा एग्जिस्ट करता ही है, और यहां क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट फिजिकली, तो ये तो मेरा नहीं है। व्यू टेबल, व्यू टेबल को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं इसको वर्चुअल टेबल। ठीक है, तो हमारा व्यू टेबल इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल टेबल विच डजंट एग्जिस्ट ओवर देयर, एंड यू नो वी आर राइटिंग सेलेक्ट कमांड. This is the command by which you can see the virtual table. Clear? Open तो कोई है ही नहीं term, so you have to ignore this one. So your right answer is your view table. Clear? Now come to the stack. देखिए stack क्यों, थोड़ा इसको समझ जाइए आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से ये सब क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, स्टैक, स्टैक, व्हाट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आर ऑल्सो कॉल्ड। यहां पे कुछ चीज आप समझिए, स्टैक आ गया तो कुछ आपको समझना होगा। जब स्टैक में हम जब कुछ कर दे पुश और डाउन, देखिए जब भी हम लोग कोई डेटा को पुश करते हैं या डिलीट करते हैं पॉप के द्वारा, वो हमारा कहां से होता है? टॉप से होता है। ठीक है, यहीं से डलाएगा, यहीं से भागेगा, एक ही एंड से मेरा जाता है और एक ही एंड से यहां रहता है। अब यहां पे कुछ चीज समझ जाइए, अगर टॉप इक्वल टू -1 हो जाए तो वैसा स्थिति में उसको क्या कहेंगे? जैसे कि मेरा टॉप है -1 हो गया, तो वैसा स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि मेरा स्टैक जो है ना वो खाली है,
यानी कि इट इज कॉल्ड एम्प्टी। अगर ये मेरा टॉप मेरा 0 हो जाता है तो इट कंटेन्स वन एलिमेंट, ठीक है, तो इट कंटेन्स एलिमेंट। और यही टॉप मेरा क्या हो जाए, मैक्स -1 हो जाए तो स्टैकफुल। ये तीनों चीज हम बताए हैं, समझिए आप, क्वेश्चंस यहां से भी उठेगा। टॉप इक्वल टू मैक्स -1 क्या हुआ, तो यहां पे लिखेगा एम्प्टी एलिमेंट्स, वन एलिमेंट देयर, और एक और ऑप्शन होगा फुल। अब यहां पे आपको चुनाव करना होगा, तो मारिएगा किस पे, टिक, यस फुल पे, यानी कि मेरा स्टैक फुल हो गया। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसको क्या कहा जाता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट इन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो किसके लिए यूज होता है, क्यूज के लिए, ठीक है। और डीक्यू क्या होता है, इंसर्शन डिलीशन कहीं से भी हो जाएगा, बोथ द एंड माय डियर, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हुआ, लास्ट इन, देखिए लास्ट इन हुआ और फर्स्ट आउट, यहीं से आउट भी होगा, यानी कि यहां पे पुश भी हुआ एक एंड से, पॉप भी हुआ एक ही एंड से, ठीक है। इन एसक्यूएल टू ड्रॉप अ कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसा कांस्टेंट को ड्रॉप करना है तो 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 क्या यूज करेंगे एसक्यूएल में, जब हमको कांस्टेंट को ड्रॉप करना है टेबल में तो हम क्या यूज करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट विथ ड्रॉप वन, क्या अल्टर के साथ ड्रॉप। अब यहां समझ जाइए, जब भी हमारा कांस्टेंट का मतलब यह डेटा स्ट्रक्चर से छेड़छाड़, जो भी मेरा डेटा टाइप है उससे छेड़छाड़, यानी कि टेबल का जो स्ट्रक्चर उससे छेड़छाड़ करना है, तो जब भी टेबल को छेड़छाड़ कीजिएगा तो वहां पे कमांड यूज होता है वो अल्टर, ये रट लीजिए, अपडेट, डेटा के अंदर कुछ चेंजिंग करना है तो अपडेट। तो हमारा कांस्टेंट पे छेड़छाड़ हो रहा है तो वहां पे इसका मतलब है अल्टर होगा, तो अल्टर तो हो गया। चलिए अल्टर स्टेटमेंट विद, देखिए जब भी कांस्टेंट को हटाना है हमको ड्रॉप का यूज करना होगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की। तो जब भी ऐसा स्थिति हो कांस्टेंट को रिमूव करना हो तो वहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे, जो कांस्टेंट किससे यूज करेंगे, वो अल्टर के साथ ड्रॉप को लगा के, ठीक है। ड्रॉप स्टेटमेंट विद द चेंज केस, ड्रॉप स्टेटमेंट में चेंज केस कहां से आ जाएगा, ये ड्रॉप कोई कमांड नहीं है, ड्रॉप तो एक पार्ट अंदर का है, अल्टर के साथ ड्रॉप होता है, ड्रॉप के साथ कुछ चेंज नहीं लगता है, तो ये मेरा तो गलत हो गया। मॉडिफाई स्टेटमेंट, मॉडिफाई भी नहीं, मॉडिफाई भी बीच का पार्ट है, ऐड, अल्टर के साथ ऐड, अल्टर के साथ ड्रॉप, अल्टर के साथ चेंज वहां होता है, तो हमारा डायरेक्टली तो ड्रॉप नहीं होता है। ड्रॉप कमांड किसके लिए होता है, जब हमको डेटाबेस डिलीट करना है, जब हमारा टेबल रिमूव करना है, तो स्वाभाविक है ये दोनों मेरा गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। स्पार्स मैट्रिसेस, स्पार्स के बारे में सुनिए, स्पार्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा जीरोज रहता है और वन कम होता है। स्पार्स मैट्रिक्स में यही होता है, वन की संख्या कम होती है और जीरोस की संख्या ज्यादा होती है। जैसे कि हम स्पार्स मैट्रिक्स बना रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स, क्योंकि आउट ऑफ 9 how many zeros are there, more there as compared to number of ones there, तो वो बनता है स्पार्स मैट्रिक्स, यही इसका सिद्धांत है। तो मेनी जीरोस एंट्री देन नॉन जीरोस एंट्री, मेनी नॉन जीरो एंट्रीज देन जीरो एंट्रीज, हायर डायमेंशन, इससे तो कोई दुखी नहीं है। अब यहां चलिए, मेनी नॉन जीरोस एंट्री देन जीरोस एंट्री, ठीक है, मेनी जीरोस एंट्री, देखिए मेनी जीरो एंट्रीज देन जीरो, मेनी जीरोस एंट्री देन नॉन जीरो का मतलब 1 1 हुआ ना, ये तो मेरा सही है। मेनी नॉन जीरो एंट्री, नॉन जीरो एंट्री का मतलब 1 का संख्या ज्यादा है, 1 का संख्या कम है, तो स्पार्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट मेरा पहला सही हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिलेशनल टेबल अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब हम लोग यूज करते हैं, जब हमको दो टेबल से लिंक करवाना है, ठीक है, वन टेबल लिंक विद द रेफरेंस टेबल, ओके, तो वहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज होता है। प्राइमरी की और फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आपको लिंक करना होगा तो वहां पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आ जाएगा, ठीक है। तो इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ किसका, प्राइमरी की नहीं, क्या बोले थे, विद द फॉरेन की। रेफरेंस है, प्राइमरी की तो हम एक टेबल का बना लिए, हो गया, दूसरा टेबल प्राइमरी, अब दोनों को लिंक करना है, तुमको क्या चाहिए, फॉरेन की इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं तो नहीं होगा रेफरेंस इंटीग्रिटी। सेकेंडरी की ये तो है ही नहीं, फॉरेन की, इसी का यूज करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करने के लिए, ठीक है। चलिए, which of the following is responsible for converting high level protocol, yes, address to the high level protocol का मतलब आईपी एड्रेस के बारे में बोल रहा है, ठीक है, टू फिजिकल नेटवर्क एड्रेसेस। तो हम यहां पे क्या यूज करते हैं, आईपी का, तो आईपी क्या है, आईपी अपने आप में यहां पे कन्वर्जन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन हो रहा है, किसका, हाई, यानी कि आईपी से किसमें हो रहा है, फिजिकल एड्रेस में। तो वैसा स्थिति में हम आईपी का यूज करेंगे। आईपी क्या होता है, इट गवर्न्स द रूट, माय डियर, ठीक है, डेटा कैसे जाएगा उसके लिए है। तो ये तो नहीं हुआ। एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यही है, एआरपी ही है जिसके द्वारा आप लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एआरपी, दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है, एआरपी मेरा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है, तो यही मेरा एआरपी हुआ। टीसीपी क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल, हर एक जो डेटा होगा ना उस डेटा को तोड़ेगा, छोटा छोटा टुकड़ा में करेगा, और इसी को कहते हैं हम क्या, पैकेट कहते हैं, या इसको चंक कहा जाता है, क्योंकि एक बार में डेटा नहीं जाता है, डेटा जब भी आता जाता है टुकड़ा में जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा होगा और तब एक एक करके उसको भेजा जाता है। तो ये भी मेरा नहीं हुआ, तो दिस बोथ आर रॉन्ग। योर आंसर इज ARP that is address resolution protocol via which you can convert the logical address इनटू यस फिजिकल एड्रेस, यानी कि आईपी से आप फिजिकल एड्रेस में अगर कन्वर्ट करना है मैक एड्रेस में, तो वैसा में हम यूज करेंगे एआरपी का। अब एडिशन करना है, देखिए यहां पे समझ जाइए, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 इज व्हाट, sum 0 carry nothing, 0 plus 1 equal to sum carry 0, yes, 1 plus 0 1, that is sum carry 0, 1 plus 1 sum 0 carry 1, इसी सिद्धांत के अनुसार से चलना है। चलिए 1 1 0 1 1 0 0 0, 0 प्लस 1 1, यहां देख लीजिए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 1 1, that is 1 1, that is 0, sum 0 carry 1, this is my output, 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1, this is my answer. Next, IP6, every IP address is formed, अभी हम बता चुके थे, हमको लगता है दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में इसको हम डील किए हैं। IP6, IP4 कितने बिट का होता है, IP4, IP6 और मैक, IP4 कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का, IP वर्जन 6
128 बीट का होता है और ये मेरा मैक 48 बीट्स का होता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस इज फॉर्म यूजिंग हाउ मेनी बिट्स। देख लीजिए 32 बीट। 128 बीट किसके लिए होता है? आईपी वर्जन 6 के लिए होता है और 64 बीट किसी के लिए नहीं होता है। 48 बीट का कॉन्सेप्ट है, 64 बीट का नहीं है। हाँ 32 बीट। ठीक, चलिए डिग्री एंड कार्डिनैलिटी, ये हमारा टेबल से रिलेटेड है। देखिए ये हमारा टेबल है, टेबल में हमारा क्या पूछ रहा है? डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। डिग्री मेरा 4 है, डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये हो गया 1 2 3 4, यानी कॉलम से रिलेटेड पूछ रहा है तो हमारा 4 डिग्री है। और क्या पूछ रहा है? कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी टपल्स यानी कि रोज से होता है, तो रोज कितना बन रहा है? 1 रो बन रहा है, 2 रो, 1 2 3 रो बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ 3 एट्रीब्यूट्स, 3, देखिए पहले समझ जाइए, हम कॉलम को कॉलम कहिए या फील्ड कहिए, उसको डिग्री कहिए या उसको एट्रीब्यूट कीजिए, सब एक ही है, उसका नाम अलग अलग है और वही सब कोई एक ही है। तो यहां मत कंफ्यूज किया, 3 एट्रीब्यूट, अगर नया चीज आ गया, अरे 3 एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम के बारे में बोल रहा है, तो 3 कॉलम और 2 रो आर डिलीटेड, यानी कि 3 कॉलम, एगो कॉलम हट गया, 2 कॉलम हट गया, तीसरा कॉलम हट गया। तो हाँ, और कितना रो हटेगा? 1 रो। इसको हम दूसरा कलर से दे देते हैं, ये वाला, एक ये हट गया और एक ये हट गया, तो कितना बच गया? व्हाट विल बी द न्यू कार्डिनैलिटी एंड डिग्री? कार्डिनैलिटी और डिग्री, कार्डिनैलिटी कितना हो गया? रोज कितना बच गया? 1 रो बच गया। कॉलम देखिए 3 गो हट गया, कॉलम कितना बच गया? 1 बच गया, यानी कि 1 रो और 1 कॉलम, अर्थात 1 कार्डिनैलिटी और 1 डिग्री बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 into 1। 8 6 तो कॉन्सेप्ट ने ऐड तो नहीं करना है हमको, तो यहां तो हटाना है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता इसका पार्ट। इन आरडीबीएमएस सिंगल रो, देखिए आरडीबीएमएस में 2 चीज आप पढ़ लीजिए, स्केलर फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। ये 2 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर फंक्शन हम रोज के लिए, और ग्रुप जहां हो गया वहां पे एग्रीगेट है। जैसे स्केलर का फंक्शन का क्या क्या होगा? एल केस, यू केस, मिड, एल केस, यू केस, मिड हो गया, लेन हो गया, ये सब मेरा स्केलर फंक्शन। एग्रीगेट दैट इज इन अ ग्रुप, दैट इज सम, मैक्स, मीन, काउंट, ये सब मेरा एग्रीगेट हो गया। ये एग्रीगेट हो गया, ये स्केलर फंक्शन है। तो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिंगल रो फंक्शन इज कॉल्ड क्या? अभी बताए ना, एक एक रो लेके चलेगा तो स्केलर होगा, और जब ग्रुप में लेके चलेगा तो क्या हो जाएगा? एग्रीगेट हो जाएगा। हम दोनों चीज बता दिए। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है, पर क्वेश्चन यहां पूछ रहा है एक रो से, तो हमारा स्केलर। एग्रीगेट जब ग्रुपिंग का हो जाएगा तब होगा। न्यूमेरिकल फंक्शन, न्यूमेरिकल फंक्शन में क्या क्या आ गया? नंबर से रिलेटेड, तो यहां इसका कोई जिक्र नहीं है। न्यूमेरिकल फंक्शन में क्या है? जहां नंबर्स का, जैसे एसक्यूआरटी हो गया, वहां वो चलेगा। तो हमको क्वेश्चन वहां से नहीं पूछ रहा है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सिंगल रो से, तो ये तो होगा नहीं। आंसर क्या हो गया? स्केलर हो गया। विच पेमेंट मेथड इज डिस्क्राइब एज ऑनलाइन ट्रांसफर इनिशिएटेड बाय द कस्टमर फ्रॉम देयर बैंक? जब भी ऑनलाइन प्रोसीजर हो, कस्टमर के द्वारा किसी मर्चेंट को दिया जाए, तो वैसा स्थिति में फ्रॉम देयर बैंक टू द मर्चेंट अकाउंट क्या होगा? कौन सा सिस्टम कहलाएगा? कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी तो होता नहीं है। जब भी ऑनलाइन का कैश ऑन क्या है? फिजिकल पेमेंट। अरे आइए मेरे घर में, ले जाइए पैसा और प्रोडक्ट हमको दे दीजिए।
तो ये तो फिजिकल होगा ना, ऑनलाइन तो यहां तो कुछ नहीं आज जिक्र आ गया, तो ये तो मेरा ऑड हो गया, इसको हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, यस obviously we go for the net banking, even we go for the UPI also, okay, whenever we have to, yes, transfer our fund to other one, maybe that can be merchant or it can be my friend or anyone, okay, through online mode। तो ये मेरा हुआ। बार्टर क्या है? देखिए पहले के जमाना में क्या होता था, हम आपको नमक दिए तो उसके बदले में आप चावल दिए, गेहूं दिए तो उसके बदले में चीनी दिया, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज होता था, ठीक है, सामान का आदान प्रदान, पैसा लेन देन नहीं होता था वहां। जैसे कि एक हमको पेन दीजिए तो हम आपको पेंसिल देंगे, उसको कहा जाता बार्टर, ठीक है। तो यहां पे बार्टर तो होगा नहीं, ये तो ऑनलाइन से कोई रिलेटेड नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, सॉरी आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए, द बाइनरी एडिशन ऑफ 1+1, अभी जस्ट हमने बताया था ना, 1+0 बताया था, 0+0 बताया था, 0+1 और 1+1, यहां पे यही चीज पूछ रहा है। 1+1 क्या होता है, सम क्या होता है, कैरी क्या होता है। तो बताए थे 1+1 में सम क्या हो जाता है, 0 होता है, ठीक, और कैरी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सम क्या हो गया, 0 हो गया, कैरी 1, कैरी 0 तो होता नहीं है, सम 0, हाँ कैरी 1 ये होता है, सम 1 तो नहीं होता, तो उल्टा हो गया, तो ये नहीं, हमारा क्या होता है, सम 0 होता है और कैरी क्या होता है, 1 होता है। इन सी प्रोग्राम, अब देखिए सी प्रोग्राम में जब इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है तो इसको कहा जाता है मॉडुलो, क्या कहा जाता है, मॉडुलो। और इसका मेन काम क्या है, जब भी हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जैसे 8 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आप समझिए, जब हम इसको भाग देंगे 8 को 2 से, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो दिस स्टेटमेंट विल हैव बुलियन वैल्यू ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, यानी कि ये समझिए 2 8 2 चौके 8 0, ये है, दिस इज योर रिमाइंडर। तो वैसा स्थिति में हम लोग यूज करते हैं इस मॉडुलो का, इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस मॉडुलो का काम बहुत है, जैसे ऑड इवन निकालना होगा ना, तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक मिनट, तो यहां पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मॉडुलो 2, इसको डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 2 दूनी 4 1, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, तो 2.5 नहीं होगा, 1 आएगा, 0 तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, ऑड और इवन का ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो आदान प्रदान, तो यहां पे तो सवाल ही नहीं है, इवन होता तो रिमाइंडर आ सकता था, ठीक है, 0। तो चलिए ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। विच टोपोलॉजी, अब देखिए नेटवर्किंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है जो आज के समय में हर ऑफिसेज में यूज होता है। नेटवर्किंग काम मेरा आसान हो जाता है, हमको यहां से वहां भागना नहीं पड़ता है, डेटा का एक्सचेंज यहां से वहां कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एगो में डाले सब में सॉफ्टवेयर मिल जाए। तो इसी का मेन मकसद है नेटवर्किंग करने का। तो यहां पूछ रहा है कौन सा टोपोलॉजी का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ पीसी इन अ नेटवर्क। जब पीसी का अरेंजमेंट कीजिएगा नेटवर्क में तो उसको कहा जाता है, एक टर्म है टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन में, अरेंजमेंट ऑफ पीसी इज कॉल्ड एज, यस, टोपोलॉजी, हब, स्टार, लाइक दैट, तो वहां पे आंसर लिखिएगा टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहां पे पूछा है विच टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल हब और स्विच, कौन सा टोपोलॉजी तो मेरा बहुत है, स्टार है, रिंग है, बस है, मेस है, यस, पीयर टू पीयर। तो इसमें पूछा जाए कौन सा टोपोलॉजी में हमारा सेंट्रल हब और स्विच का यूज है। एक ही टोपोलॉजी है, वो है हमारा स्टार। जैसे कि ये मेरा अगर स्टार, ये कर देते हैं हब या स्विच दोनों डाल देते हैं, ठीक है, इसको दोनों डाल देते हैं, हब हो या स्विच। ये जब भी पीसी से कनेक्ट होगा, ठीक है,
सेंट्रली ये कनेक्ट होगा दूसरे पीसी से, तो वहां ऐसा स्थिति में हम लोग या तो हब का प्रयोग करेंगे या तो स्विच का। और ये जो टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी का नाम क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी रिंग के फैशन में रहता है। उसके बाद बस टोपोलॉजी लीनियर केबल के द्वारा हर एक पीसीस अपने में जुड़ाव किया हुआ रहता है। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हब, देखिए ये सब चीज जो है ना आपका रिंग, उसके बाद आपका आ गया बस, इसमें हम लोग नहीं यूज करते हैं। क्या यूज नहीं करते हैं? हब और स्विच का नहीं यूज, सिर्फ एक ही है टोपोलॉजी, वो है हमारा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो बस तो नहीं होगा, स्टार होगा। रिंग भी नहीं होगा, अभी हम बता चुके हैं, रिंग भी नहीं होगा। द सिंबल यूज फॉर लॉजिकल, देखिए लॉजिकल जैसे आ गया तो यहां पे आप समझिए लॉजिकल है हमारा। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स जो होता है उसमें एंड का यूज होता है, और का यूज होता है, और नॉट का। एंड को हम लोग डबल एम्परसेंड से यूज करते हैं और दो पाइप से यूज करते हैं, नॉट यही होता है। ठीक है, और देखिए यहां पे एंड और नॉट, ये क्या है? ये हमारा बिटवाइज एंड है। ठीक है, बिटवाइज एंड है, तो हमारा उससे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है बिटवाइज से, तो ये तो हट गया। ये दोनों है लॉजिकल ऑपरेटर, पर क्वेश्चन पूछ रहा है एंड, तो एंड में क्या आएगा? डबल एम। अगर क्वेश्चन यहां पे हटा के और पूछता तो कौन सा आंसर आ जाता? ये वाला आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है, एंड से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? डबल एम्परसेंड। अब यहां पे आइडेंटिफायर, जब भी आप टोकन पढ़े होंगे तो उसमें एक वर्ड है आइडेंटिफायर, लिटरल है, ठीक है, पंक्चुएटर है, ठीक है, कीवर्ड है, ये सब है ना। अब उसी के बारे में अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है आइडेंटिफायर। देखिए वैलिड आइडेंटिफायर कैसे हम समझेंगे? जब भी आइडेंटिफायर को हमको वैलिड करना है तो उसमें लिए क्या है? दो चीज आप पहले समझिए। जब भी आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे तो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फाबेट होना चाहिए, याद रखिएगा, कोई भी कैपिटल हो स्मॉल हो। ठीक है, पहला। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर हमने आइडेंटिफायर यूज किया है तो बीच में कुछ भी हो सकता है, हमारा स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट भी जा सकता है, या नंबर भी जा सकता है, या अंडरस्कोर भी जा सकता है। स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड, यही हमारा केसेस है। तो अब इसके अनुसार से सोचिए, वैलिड, नॉट अ वैलिड, यहां पे क्या करें? नॉट अ वैलिड, वैलिड नहीं है। देखिए वैलिड पहले खोजिए, ये है मेरा वैलिड। हम क्या बोले थे? अंडरस्कोर या अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, और बीच में ये अल्फाबेट हो, नंबर हो या अंडरस्कोर, ये तो मेरा वैलिड है, वैलिड है। टू डेटा नहीं है, हम क्या बोले थे? स्टार्टिंग जो होगा या तो अंडरस्कोर से या अल्फाबेट, नंबर से स्टार्ट कर दिया, ये तो गलत हो गया। डेटा टू, डेटा टू तो वैलिड है क्योंकि हम बोले थे स्टार्टिंग अंडरस्कोर या अल्फाबेट, और बीच में कुछ भी हो, तो बीच में कुछ और कुछ आ ही रहा है ना, तो ये भी मेरा क्या हो गया? वैलिड। यानी कि क्वेश्चन इनवैलिड पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? टू डेटा। नेक्स्ट, इन अ मल्टी लेवल कैश हायरार्की विच कैश इज टिपिकली द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। याद रखिएगा, सबसे नजदीक जो होता है वो L1 कैश होता है। तो L1 कैश क्या होता है? छोटा और फास्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, L1 कैश छोटा होता है और फास्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो ये बड़ा होगा, स्लो होगा, इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस लेवल। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैसा, विच कैश इज टिपिकली द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट? L1 स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, L2 स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, L3, ये तीनों है ना। तो सबसे स्मॉल और फास्ट क्या होता है? वो पहला लेवल होता है ना, L1 कैश। L2 तो उसके बाद आता है ना,
ठीक है, वो उतना फास्ट नहीं होता है और वो बड़ा होता है। L3 तो और हो गया, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हट गया, मेरा आंसर क्या आ गया, L1 कैश। अब कैश हिट, कैश हिट कब होता है, जब हमारा डेटा फाइंड आउट होता है, मिल गया। कैश मिस कब होता है, डेटा नहीं मिला, यही होता है ना। कैश हिट में क्या होता है, डेटा, कैश हिट में क्या होता है, डेटा फाउंड। कैश मिस में क्या होता है, डेटा नॉट फाउंड। अब यहां पे आप देखिए एक और चीज आप समझ जाइए, नेक्स्ट शॉट, मिस जब हो गया, जब मेरा डेटा फाइंड नॉट हुआ तो फिर से उसको मेमोरी में डालना पड़ता है, तो वैसा स्थिति में लोड करना पड़ता है। तो तीन चीज होता है, जब डेटा मिस हो गया ना, कैश मिस हो गया, तो फिर से लोड करना पड़ता है, तो यही चीज। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैश हिट कब होगा, जब हमको डेटा मिल गया। तो रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड इन द कैश, हाँ एकदम। द रिक्वायर्ड डेटा इज नॉट फाउंड इन द कैश, ये क्या हो जाएगा, कैश मिस हो जाएगा। डेटा नीड्स टू बी लोडेड फ्रॉम द मेन मेमोरी, कब होगा, जब मेरा कैश मिस हुआ, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, जब डेटा फाउंड हो गया तो कैश हो गया, हिट हो गया। इन अ कैश, इन अ कैश क्या बोल रहा है, 8 लाइन है, कितना है, 8 लाइन है। और हर एक लाइन कितने ब्लॉक्स को, एक लाइन कितने ब्लॉक्स को होल्ड कर रहा है, 4 ब्लॉक्स को। तो हाउ मेनी ब्लॉक्स द कैश होल्ड इन टोटल। तो हमारा कितना है, एक लाइन में 4 ब्लॉक बन रहा है, तो 8 लाइन में कितना बनेगा, 8 गुने 4, 8 चौक 32, ये हमारा 32 ब्लॉक बनेगा। ओके, सो आंसर इज 32। सो लिसन स्टूडेंट्स, whatever the question I have discussed, that is very very important as per yes TRE4। तो ऐसा क्वेश्चन आगे भी रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। हम चाहते हैं और कोचिंग, राजधानी कोचिंग के मैनेजमेंट भी चाहते हैं कि हर एक बच्चा TRE4 का क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाई नहीं, अच्छे नंबर से, ताकि उनका सीट रिजर्व हो जाए, किसके लिए, पीजीटी टीचर्स के लिए। तो उद्देश्य तो हम लोग है, प्रयास भी बहुत कर रहे हैं, अब कोशिश आपके हाथ में। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप कितने पढ़ रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब जब साथ मिलिएगा तो और ये अच्छा जाएगा, ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा होगा, ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग का उद्देश्य तो वही है। और रहा, फिर से मैं पुनः बता दूं, हम लोग TRE4 का बैच जल्द अनाउंस कर रहे हैं और जल्द शुरू भी कर रहे हैं, वो है आपका 10 जनवरी, ठीक है। और 17 जनवरी से हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो 80 मार्क्स का होगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि TRE4 में पूछा जा सके, ठीक है। तो ये होगा, और उसी दिन उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। और जब बहुत नजदीक हम लोग डेट के आ जाएंगे, एक TRE डेट के बहुत नजदीक आ जाएंगे, तो वैसा स्थिति में हम लोग 2 टेस्ट सीरीज है। वैसे बच्चे जिन्होंने TRE 1, 2, 3 पढ़ लिया है, क्लासेस भी कहीं से कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष तौर पे हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और लाभान्वित हों। थैंक यू माय डियर।